नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अनिल ढाका क्लासेज में। हम बात कर रहे थे एंजाइम की। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में एंजाइम की क्रियाविधि। एंजाइम की क्रियाविधि, मोड ऑफ एंजाइम एक्शन की बात करने वाले हैं। हमने इसकी परिभाषा और एंजाइम के बारे में इसके प्रभावित करने वाले कारक और इसके गुणों की बात कर ली थी। आज क्रियाविधि की किस प्रकार से एंजाइम क्रिया करते हैं, इसका नामकरण किस प्रकार से रखा जाता है और वर्गीकरण क्या है, उसकी बात हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले क्रियाविधि में बात करते हैं तो जितने भी एंजाइम हैं उनकी कार्य प्रणाली, एंजाइम व अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले क्रियाधार होते हैं, कौन होते हैं? क्रियाधार, जिनको इंग्लिश में सबस्ट्रेट बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? सबस्ट्रेट में। इन क्रियाधार की प्रकृति इनकी नेचर पर निर्भर करती है और इसी आधार पर एंजाइम की जो क्रियाविधि है उसको दो प्रकार से समझा जा सकता है। एक नंबर अगर हम बात करें एंजाइम क्रियाधार, एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण। पहली क्रियाविधि है वो ये है एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण, अर्थात फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट जटिल का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स, शॉर्ट में इसको ESC भी बोला जाता है। निर्माण का मतलब फॉर्मेशन, इसकी बात करेंगे। और 2 नंबर बाद में हम सक्रियण ऊर्जा में कमी की बात करेंगे। सबसे पहले एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण। इसमें देखिए क्या होता है। इसमें जो सबसे पहले जो एंजाइम होते हैं, कौन होते हैं? एंजाइम होते हैं, ये क्रियाधारों से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? क्रियाधारों से मिलते हैं, अर्थात E जो है वो S से मिलता है और मिलकर एक अस्थायी यौगिक बनाते हैं। ध्यान से समझना इसको, मिलकर अस्थायी यौगिक बनाते हैं। इस अस्थायी यौगिक को ESC कहा जाता है, अर्थात एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। तो इस प्रकार की क्रियाविधि को एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण बोला जाता है, अर्थात एंजाइम क्रियाधार जटिल के निर्माण की क्रिया को ही एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण बोला जाता है। इसमें ये होता है, लास्ट में क्या होता है, ये संकुल भी विखंडित होकर वापस एंजाइम प्लस P प्रोडक्ट के अंदर बदल सकता है, उत्पाद में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? उत्पाद में बदल जाता है। तो इस प्रकार E प्लस S का मिलने से ESC बनता है और बाद में ये विखंडित होकर E प्लस P में बदल जाते हैं। यहाँ पे E एंजाइम, S सबस्ट्रेट क्रियाधार, C का मतलब जटिल कॉम्प्लेक्स और P का मतलब होता है प्रोडक्ट। इसके बाद हम बात करें कि किस प्रकार से, आपको एक डायग्राम के द्वारा समझाता हूँ। मान लीजिए ये हमारे पास कोई एंजाइम है, क्या है इसका नाम? यह हमारे पास कोई एंजाइम है। इस एंजाइम को, ये जो आपको यहाँ पे भाग दिखाई दे रहा है, इसको एक्टिव साइट बोलते हैं, सक्रिय स्थल। कल वाले वीडियो में हमने इसकी बात की थी, एक्टिव स्थल की। ये एक सक्रिय स्थल होते हैं। इन सक्रिय स्थल में एंजाइम जो होता है वो क्रियाधार को जोड़ता है, क्रियाधार जुड़ता है यहाँ पर, सबस्ट्रेट जिसको बोला जाता है। ठीक है, ये क्या होंगे? ये इस प्रकार की संरचनाएं होती हैं। प्लस देखिए, इस पर दूसरे पेन से बना देता हूँ। इस प्रकार से ये संरचना ये होती है जो इस एंजाइम के सक्रिय स्थल द्वारा आसानी से ग्रहण की जाती हैं। इसको यहाँ संयुक्त हो जाता है, बाद में ये S हो गया, ये E हो गया, ये आपस में मिल जाएंगे तो संरचना इस प्रकार की बन जाएगी। संरचना जो है वो इस प्रकार की बन जाएगी। यहाँ पे जो सबस्ट्रेट जो था वो यहाँ पे सेट हो जाएगा।
इसको बोलते हैं ESC। ये वापस विखंडित होकर एंजाइम अलग रह जाएगा, एंजाइम जो था वो अलग रह जाएगा, साथ में उत्पाद बनेंगे। एक तो इस प्रकार का उत्पाद बनेगा और एक इस प्रकार का उत्पाद जो है वो बनेगा, इन्हें बोला जाता है P और ये हो गया E। तो ये है एंजाइम क्रियाधार जटिल निर्माण की विधि। इसमें जो एक्टिव स्थल होते हैं ये एंजाइम की सतह पर पाए जाते हैं, कल भी हमने बात की थी। ये एंजाइम की सतह पर पाए जाते हैं और विशेष स्थान होते हैं एंजाइम के अंदर, हर एंजाइम में पाए जाते हैं ये। और इन्हीं स्थानों पर जो ये क्रियाधार है ये जुड़ता है, बाकी किसी स्थान पे नहीं जुड़ता। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसी स्थान पे जो है सक्रिय स्थल है वो जुड़ते हैं, बाकी किसी स्थान पे नहीं जुड़ते। इसी के साथ बात करें तो एंजाइम क्रियाधार संकुल बनाने, इस प्रकार से एंजाइम जब क्रियाधार से मिलकर संकुल बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, उसके आधार पर दो सिद्धांत दिए गए हैं, 2 थ्योरी बताई गई हैं। 2 सिद्धांत बिल्कुल इजी सिद्धांत है, इम्पोर्टेंट भी है। पहला जो सिद्धांत रहेगा उसका नाम है ताला कुंजी सिद्धांत। ताला कुंजी सिद्धांत, ताले को बोलते हैं लॉक और कुंजी को, चाबी को बोलते हैं के, लॉक एंड के थ्योरी। इसकी बात करते हैं। देखिए ये सिद्धांत जो है एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था एमिल फिशर। कौन था वैज्ञानिक? एमिल फिशर। इन्होंने 1984 के अंदर दिया था। 1984 में ये सिद्धांत इन्होंने दिया था। इस सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं तो इस सिद्धांत में एक तो ताला होता है और दूसरी होती है चाबी। ताला या चाबी कुंजी बोल सकते हो, जो हम दरवाजे को बंद करने के लिए काम में लेते हैं। एक ताला होता है, एक चाबी होती है। आप इस प्रयोग को आसानी से कर सकते हो और आपको याद भी रखना है। ये एक ताला होता है, एक चाबी होती है, ठीक है। और ये ताला एक ही चाबी से खोला जाता है, जो इसकी चाबी होती है उसी से। ठीक इसी प्रकार से एक विशेष प्रकार का जो क्रियाधार होता है सबस्ट्रेट, वो एक विशेष प्रकार के एंजाइम के ही सक्रिय स्थल पे जुड़ता है। समझ रहे हो बात? एक ताला होता है, उसकी एक विशेष चाबी होती है। वो उस ताले के, मान लीजिए लॉक और ताला जिसमें हम चाबी डालते हैं, वो उसका क्या होता है? सक्रिय स्थल होता है। एंजाइम का वो क्या होता है? सक्रिय स्थल। यहाँ पर मान लीजिए हमने जो एंजाइम है वो किसको माना है? यहाँ पे चाबी को। एंजाइम किसको माना है? चाबी को। मान लीजिए ये चाबी है हमारे पास, इस प्रकार से ये चाबी है हमारे पास, ये एंजाइम है, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें तो ये हमारे पास ताला है। क्या है? ताला है, ठीक है। ये होता है सबस्ट्रेट। ताला जो है ये होता है सबस्ट्रेट, ठीक है। अब ये मिलकर जो ताला चाबी संकुल बनाएंगे, ESC बनाएंगे, वो किस प्रकार से बनेगा? वो इस प्रकार से बनेगा। ये ताला जो है वो हो गया ताला हो गया। इसके बाद में इसके अंदर ये चाबी डाल दी, ठीक है। तो ये हो गया ESC, अर्थात उसी विशेष तल पर ये जो है एंजाइम है वो, क्रियाधार है वो जुड़ते हैं। अब अगर इनका विखंडन होगा तो इस प्रकार से होगा, जो आपका एंजाइम है वो अलग रह जाएगा, एंजाइम अलग रह जाएगा और साथ में जो सबस्ट्रेट है उसके उत्पाद प्राप्त होंगे। सबस्ट्रेट के हमें क्या प्राप्त होंगे? उत्पाद प्राप्त होंगे इस प्रकार से। ये हो गए इसके प्रोडक्ट। तो ये है ताला चाबी सिद्धांत, जो एमिल फिशर ने कब दिया था? 1984 के अंदर दिया था। इसके बाद बात करते हैं प्रेरित आसंजन सिद्धांत। यह भी बिल्कुल इजी सा सिद्धांत है। प्रेरित आसंजन सिद्धांत की हम लोग बात करते हैं, क्या होता है देखिए। 2 नंबर सिद्धांत है हमारा
प्रेरित आसंजन सिद्धांत। इंग्लिश में अगर बात करें तो इंड्यूस्ड फिट थ्योरी बोलते हैं इसको, इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। ठीक है, बिल्कुल इजी है ये भी। ये जो है एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कोसलैंड। कौन थे वैज्ञानिक? कोसलैंड। कोसलैंड के वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1966 के अंदर ये सिद्धांत दिया था। इन्होंने बताया कि एंजाइम में उपस्थित सक्रिय स्थल दृढ़ नहीं होते हैं। जिन एक्टिव साइट की हम बात कर रहे हैं, सक्रिय स्थलों की बात कर रहे हैं, वो दृढ़ नहीं होते हैं, मजबूत नहीं होते हैं। अर्थात ये जो सक्रिय स्थल हैं ये प्रारंभ से क्रियाधारणों की संरचना के पूरक नहीं होते हैं। ताला चाबी सिद्धांत के अंदर हमने बात की, जो सक्रिय स्थल थे ये उनके अनुपूरक होते थे, तभी वो आसानी से उनके अंदर सेट हो जाता था। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है? कोसलैंड का कहना है कि सक्रिय स्थल दृढ़ नहीं होते हैं और ना ही उनके पूरक होते हैं कि वो आसानी से उनके अंदर सेट हो जाए। लेकिन क्रियाधार जैसे ही एंजाइम के संपर्क में आते हैं, इनका कहना था कि जैसे ही क्रियाधार एंजाइम के संपर्क में आएंगे तो एंजाइम के संपर्क में आने पर वो सक्रिय स्थल जो होते हैं वो उनके अनुरूप हो जाते हैं। कहने का सीधा सा तात्पर्य यही है, सक्रिय स्थल एंजाइम के अंदर पहले उस क्रियाधार जैसे नहीं होते हैं जो उसके अंदर सेट हो रहा है, लेकिन जैसे ही क्रियाधार उससे संपर्क में आएगा तो वो क्या है, उसके अनुरूप हो जाते हैं। अतः इस सिद्धांत के अनुसार एंजाइम में उपस्थित जो सक्रिय स्थल हैं वो क्रियाधारों द्वारा प्रेरित होते हैं। सक्रिय स्थल जो हैं, सक्रिय स्थल किसके द्वारा प्रेरित होते हैं? क्रियाधारों द्वारा प्रेरित होते हैं। क्रियाधारों द्वारा प्रेरित होते हैं और फिर अनुरूप हो जाते हैं, उनके जैसे हो जाते हैं। तो इस कारण की वजह से इस सिद्धांत को प्रेरित आसंजन सिद्धांत कहा जाता है। प्रेरित का मतलब कि क्रियाधारों द्वारा सक्रिय स्थलों का प्रेरित होना, आसंजन का मतलब है फिट होना, सेट हो जाना, उनके अनुरूप हो जाना। थ्योरी का मतलब सिद्धांत, प्रेरित आसंजन सिद्धांत इसको इसीलिए हम बोलते हैं। अगर उदाहरण के तौर पर हम बात करें तो मान लीजिए इस प्रकार का कोई एंजाइम हमारे पास है। इस एंजाइम की अगर हम बात करते हैं तो मान लीजिए हमारे पास एक इस प्रकार का सबस्ट्रेट है, ठीक है। तो ये अब इसमें आसानी से फिट नहीं हो सकता, लेकिन जैसे ही इसके संपर्क में आएगा एंजाइम के, तो इस एंजाइम के अंदर यह आसानी से जो है एंजाइम की संरचना इसके अनुरूप जो है वो हो जाएगी। इस प्रकार से ये यहाँ पे सेट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। तो ESC हो जाएगा। इसके बाद में इनका विखंडन हो जाएगा तो प्रोडक्ट हैं वो अलग से रह जाएंगे। ये कहना था कोसलैंड का 1966 के अंदर प्रेरित आसंजन सिद्धांत उन्होंने दिया था। दो नियमों की बात की हमने, किस क्रियाविधि के अंदर, किस क्रियाविधि के अंदर की? एंजाइम क्रियाधार जटिल के निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स थ्योरी के अंदर हमने दो सिद्धांतों की बात की। एक तो लॉक एंड के थ्योरी और दूसरी इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। ओके, इसके बाद में है संकीर्ण ऊर्जा में कमी। कौन सी ऊर्जा में कमी? 2 नंबर। ये तो मान लीजिए 2 नंबर उसके थे पहले के, मेन 2 नंबर है हमारा, वो है संकीर्ण ऊर्जा में कमी। देखिए इस टॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो ये एंजाइम की दूसरी क्रियाविधि है, सेकंड मेथड ऑफ एंजाइम। इसमें क्या होगा? जो अभिक्रिया आरंभ के लिए आवश्यक ऊर्जा को, अभिक्रिया जब स्टार्ट होती है, रिएक्शन जो है वो जब स्टार्ट होगी तो
उसको एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। उस एनर्जी को ही सेकेंडरी ऊर्जा कहा जाता है। उस एनर्जी को ही हम क्या बोलेंगे? लोअरिंग एनर्जी जो है वो बोलेंगे। सॉरी, इसको हम क्या बोलेंगे? लोअरिंग ऑफ जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो बोलेंगे। सेकंड का मतलब एक्टिवेशन थ्योरी इसको बोलेंगे। साथ ही हम बात करते हैं आगे कि एंजाइम की यह विशेषता होती है, सेकंड ऊर्जा जो प्राप्त करता है उस पर यह विशेषता होती है कि वे क्रियाधार के अणुओं के सेकंड के लिए आवश्यक ऊर्जा को, क्रियाधार अणुओं के सक्रियण, किसके लिए? सक्रियण अणुओं के लिए आवश्यक ऊर्जा जो होती है सेकंड ऊर्जा, उसको कम कर देते हैं। उसको क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। अतः एंजाइम की उपस्थिति में, जब एंजाइम की उपस्थिति में जो सबस्ट्रेट होते हैं वो सेकंड ऊर्जा पर क्रियाफलों में परिवर्तित हो जाते हैं। किस में परिवर्तित हो जाते हैं? क्रियाफलों में परिवर्तित हो जाते हैं। इसको क्या बोला जाता है? सेकंड ऊर्जा में कमी बोला जाता है। समझे? क्रियाधार के अणुओं के सेकंड के लिए आवश्यक ऊर्जा है उसको क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, जिससे एंजाइम की उपस्थिति में क्रियाधार कम सेकंड ऊर्जा पर ही क्रियाफलों में बदल जाता है। तो बच्चों, ये थी एंजाइम की थ्योरी, मोड ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। सबसे पहले इसकी बात की हमने, मोड ऑफ एंजाइम एक्शन भी आप इसको बोल सकते हो। इसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा अगला, वो रहेगा एंजाइम की नामकरण पद्धति। क्या रहेगा? एंजाइम की नामकरण पद्धति, अर्थात नोमेनोकल्चर ऑफ एंजाइम। ये हम कल पढ़ेंगे, नोमेनोकल्चर ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम की नामकरण। और कल हमारा इसी टॉपिक के साथ लास्ट टॉपिक भी रहेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, दोनों टॉपिक हम कल करेंगे। आज के वीडियो का समय अधिक हो गया है, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना सकते, जिससे आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो आज हमने जो बात की है उसको अच्छी तरह से आपको लिखना है और पढ़ना है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। लॉकडाउन में बहुत अच्छी तैयारी करें, तैयारी के साथ अपने नोट्स जो है वो प्रिपेयर रखें।